जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसका नाम है कौन बनेगा आईएएस। तो आज हम 30 नवंबर के जो करंट अफेयर के एमसीक्यूज हैं उनको कवर करेंगे। द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में जो भी खास एग्जाम पर्सपेक्टिव से हैं उसको एमसीक्यू फॉर्म में लाकर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो, मयूर मोगरे आपको सर्च करना है, वहाँ पर फॉलो करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में, एनडीएमए के बारे में। तो इसके बारे में जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपके हिसाब से सही है। पहला है कि एनडीएमए फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट किया गया 27 सितंबर 2006 को इन अकॉर्डेंस विद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसके चेयरपर्सन देखने को मिले। प्राइमरी पर्पस जो है वो ये है जिससे कि नेचुरल या फिर मैनमेड डिजास्टर जो भी आते हैं उसको सही कोऑर्डिनेट करके जो मिटिगेशन है वो किया जा सके। मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग जो है डिजास्टर रेजिलियंसी में और क्राइसिस रिस्पांस में ये यहाँ पर किया जा सके। अब हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनके लिए हिंदी में भी मैं एमसीक्यू लेकर आ रहा हूँ, प्लस एक्सप्लेनेशन जो है वो भी आपको देखने को मिलता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, टू स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट्स एंड नन ऑफ द स्टेटमेंट्स। इसमें अगर हम देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है एकदम सही हमें देखने को मिलते हैं। क्यों ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया, क्योंकि आज के द हिंदू में रॉकी रिमाइंडर करके एक आर्टिकल जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसमें जो ट्रैप्ड वर्कर्स थे उनकी बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक शॉर्ट जो वीडियो है जो 1 मिनट के अंदर होता है, जो रील बेसिकली उसको बोलते हैं, तो वो मैं इसके ऊपर आज लाने वाला हूँ। वो अपलोड होने वाली है, इंस्टाग्राम जो है उस पर भी होने वाली है। इंस्टाग्राम जो है उसका दी एम एम अकेडमी, इस पर आप फॉलो कीजिए। वहाँ पर कई सारे रील्स जो है वो मैं अपलोड करता हूँ जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकते हो। 3D एनिमेशन 2D एनिमेशन के जरिए वहाँ पर रील्स अपलोड होते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि किस तरीके से जो वर्कर्स है वो ट्रैप्ड हुए थे। एक टनल यहाँ पर बेसिकली देखने को मिल रही थी, है ना, एक टनल थी। टनल का इतना भाग जो है उतना ही बचा था, बाकी इधर का भी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका था, इधर का भी पार्ट कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ पर कुछ वर्कर जो है वो काम कर रहे थे एंड सडनली यहाँ से जो पूरा मलबा है वो नीचे गिर गया। एंड जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब ये जो वर्कर्स थे यहाँ पर 41 वर्कर्स यहाँ पर ट्रैप्ड हो गए। अब ये ट्रैप होने की वजह से निकल नहीं पा रहे थे और इसमें जो आयरन रॉड से ये सारी भी चीज़ें फंसी हुई थी, जिससे कि जो ड्रिलिंग मशीन लाई जा रही थी वो भी पूरी तरीके से ड्रिल नहीं कर पा रही थी। एंड उसी के बाद यहाँ पर हमें जो रैट होल जो है वो भी देखने को मिला। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई एंड फाइनली 28 नवंबर को इन लोगों को रेस्क्यू जो है वो किया गया। तो बेसिकली ट्रैप्ड वर्कर रेस्क्यू जो हमें देखने को मिला है उत्तराखंड में। तो नवंबर 28 सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लीड किया गया यहाँ पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, जिसमें 41 वर्कर जो ट्रैप थे उनको यहाँ पर 17 दिन के बाद बाहर निकाला गया। अब यहाँ पर बात की जा रही है स्विफ्ट रिस्पांस एंड रिसोर्स मोबिलाइज्ड। अथॉरिटीज़ ने काफ़ी प्रॉम्प्टली यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया, है ना। जो ट्रैप्ड वर्कर्स थे उनको ऑक्सीजन की सप्लाई दी, फूड की सप्लाई दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो वर्कर्स है, जितने भी वर्कर्स ट्रैप हुए थे 41 वर्कर्स, वो जिंदा बाहर निकाले गए। अब चैलेंजेस जो है वो भी काफ़ी सारे आए, है ना। रेस्क्यू एफर्ट जो है वो काफ़ी चैलेंजेस उसने फेस किया, जिसमें जो ड्रिल पाथ है उसमें ऑब्स्टेकल्स देखने को मिले, जो स्टेबिलिटी है उसमें कंसर्न देखने को मिला, है ना। जो सराउंडिंग रॉक्स है उनका वाइब्रेशन वो ना पूरे गिर जाए, मतलब पूरी की पूरी जो टनल है वो ना कोलैप्स हो जाए, वो कोलैप्स हो जाएगी तो उनके ऊपर गिर जाएगी एंड उनकी डेथ भी हो सकती है। देन उसके बाद हॉल्ट इन ऑपरेशन जो है सेटबैक जो है 25 नवंबर को फेस किया गया, जब ड्रिल ब्लेड वो यहाँ पर डेब्रीज की वजह से टूट गए थे। जैसे मैंने आपको बोला कि काफ़ी इसमें मलबा खतरनाक था, जिसकी वजह से ड्रिल ब्लेड जो है वो भी यहाँ पर टूट गए थे। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, सक्सेसफुल रेस्क्यू जो है वो यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स जो वेरियस एजेंसीज है, जिसमें नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, देन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, तो सभी यहाँ पर इंक्लूडेड रहे, जिससे कि ये जो पूरा ऑपरेशन है ये सक्सेसफुल हो पाया। जो प्रेसिडेंट मुर्मू है हमारी, उन्होंने भी यहाँ पर मुर्मू जी, इन्होंने भी यहाँ पर क्या किया, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उनको यहाँ पर प्रेस किया। और अनफेयरेबल स्पॉटलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर सेफ्टी कंसर्न के ऊपर भी हमारा ध्यान खींचता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो उसकी सेफ्टी कंसर्न किस तरीके की है। तो चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है ना। तो जो इस तरह कंडीशन में वर्कर्स काम कर रहे हैं, अब उनके लिए यहाँ पर जो कंसर्न है वो आ जाता है। कॉन्ट्रैक्टर का रोल जो है, कॉन्ट्रैक्टर फॉर बोथ सिलग्यारा
टनल इंसिडेंट प्रीवियस वन इन जुलाई जो हमें देखने को मिला था, जहाँ पर कोलैप्स हो गया था, है ना, ये यहाँ पर वॉज नया युग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए कि क्यों ऐसे हादसे जो है वो हो रहे हैं, और एक जो कंपनी है वो क्यों इस तरीके के हादसे में शामिल हो रही है ना। तो ये भी चीज़ निकल कर आती है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है उसका रिवैल्यूएशन, फिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी हमें देखना होगा। एंड देन अभी मेन जो कंसर्न है वो चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट जो है उसका यहाँ पर लाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस आर्टिकल के थ्रू बोली गई है। तो हिंदी में जिनको पढ़ना है पीडीएफ के थ्रू हिंदी में भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। द MM अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी से रिलेटेड। तो ये कोर्सेज आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिलाते हैं, तो इसीलिए डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी। यहाँ पर आपको GS 1 2 3 4 सभी कोर्सेज है, प्रीलिम्स मेन दोनों ओरिएंटेड है। हाई टेक जो कोर्सेज है वो बनाए गए हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एथिक्स, गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, सब कुछ वहाँ पर है। तो आपको मज़ा आ जाएगा। डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो इशू की गई है, जो इशू की जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट किया जा सके और कैंडिडेट्स को रेगुलेट किया जा सके इलेक्शंस के पहले। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये ऑपरेशनल कब होता है? फ्रॉम द डेट ऑन विच इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस अंटिल डेट ऑफ इलेक्शंस हेल्ड। एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इसमें से अब आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो आपको यहाँ पर सही दिखाई देते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हिंदी वर्जन जो है ये यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है, गलत क्वेश्चन जो है इसमें आ गया है, तो ये इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। अब देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर हम देखते हैं तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक गाइडलाइन दी जाती है कि आपको किस तरीके से रहना है ना, आचार संहिता जो हम बोलते हैं कि कैसा आपका आचार विचार, किस तरीके से आप रह रहे हो इलेक्शंस के दौरान, वो यहाँ पर बताता है कि आप कुछ भी जो मन में आया बक दिया ऐसा आप नहीं कर सकते हो इलेक्शंस के दौरान। या फिर समझ लो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी इलेक्शन आने वाले 1 महीने में इलेक्शन है, तो यहाँ पर जो लोग हैं उनको फ्री सब कुछ बांटना शुरू कर रहे हैं, ये लो वो लो ये लो, तो लोग जो है वो तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, तो वोट जो है वो इन्हीं को करेंगे। तो ऐसी भी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, मतलब नई चीज़ें जो है, नई पॉलिसीज़ आप अनाउंस नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट जो है उनको इलेक्शन के दौरान सही तरीके से गाइड किया जा सके, या फिर काबू में रखा जा सके, या फिर रेगुलेट किया जा सके। तो बिल्कुल सही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑपरेशनल होता है जब से इलेक्शन के शेड्यूल अनाउंस किए गए हैं, तो इलेक्शन हेल्ड होने तक ये गलत है। ये बेसिकली इलेक्शन के रिजल्ट आने तक होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया, ठीक है, अनाउंस करने के बाद से ही शुरू हो जाता है, प्लस रिजल्ट जब आते हैं तब तक वो रहता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। एंड ये लीगली बाइंडिंग है क्या? जी नहीं, लीगली बाइंडिंग नहीं है। फिर भी आपने देखा होगा कई सारे जो भाषण हैं उसमें ऐसी कुछ चीज़ें बोल दी जाती है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लागू नहीं होता है। तो इसलिए 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है ना। तो यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्यों है बेटर मॉडल, ये यहाँ पर एक आर्टिकल आया है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये बेसिकली एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और गवर्नमेंट के लिए, जिससे कि जो इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं उस दौरान यहाँ पर उनको रखना पड़ता है। एनफोर्समेंट चैलेंजेस। अब देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो उसको इन्फोर्स करना इजी नहीं है, क्योंकि एक तो ये आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। अब क्यों ये कोर्ट में नहीं जा सकते हो? क्योंकि देखिए इलेक्शन के दौरान यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, हार्डली 2 महीने का वक्त जो है वो मिलता है ना। उस दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो रहा है। अब इसमें काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स है वो प्रचार करते रहते हैं। अब प्रचार में समझ लीजिए कि 10 कैंडिडेट जो है उन्होंने भी अगर ये बोल दिया, कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी, तो यहाँ पर बाकी जो अपोजिशन पार्टी है वो चली जाएगी कोर्ट में कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हनन हुआ है। अब ये हनन हुआ है तो कोर्ट को ये जो निर्णय है ये भी 2 महीने के अंदर अंदर देना पड़ेगा, नहीं तो मतलब ही क्या बन रहा है फिर, है ना। ये पूरे इलेक्शन की वजह से ही हो रहा है सब कुछ, तो 2 महीने के अंदर अंदर देना, तो बाकी जो इंपॉर्टेंट केसेस है उस पर नज़रअंदाज हो जाएगा। इसलिए इसको लागू जो है इन्फोर्स जो है वो भी नहीं किया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि ये इजी नहीं है, डिपेंडेंट है विलिंगनेस एंड पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनकी विलिंगनेस पर, गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से कंप्लाई करते हैं उस पर।
रिसेंट एक्शंस अगर देखा जाए तो एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है सेवरल प्रोमिनेंट लीडर्स के अगेंस्ट में एक्शंस ले रही है, जिसमें आसाम के चीफ मिनिस्टर जो है हिमंता बिस्वा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, है ना। तो काफ़ी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो अपने ही तरफ से जो हो रहा है वो कर रहा है। विड्रॉल ऑफ परमिशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर तेलंगाना गवर्नमेंट को कैश जो है फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से मना कर दिया, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन इंडिया यहाँ पर कर रहा है जो हो सकता है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी कमतरता जो है वो देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव चेंजेस, गवर्नमेंट प्रपोजल टू लेजिस्लेट चेंजेस दैट वुड ग्रांट अ रूलिंग पार्टी एट द सेंटर सोल कंट्रोल ओवर द अपोनेंट ऑफ मेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रेजिंग कंसर्न इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। तो यहाँ पर सवाल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी खड़े हो रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है, जो सेंटर में रूलिंग पार्टी है, उनके कैंडिडेट्स को ज़्यादा नहीं बोलती है लेकिन अगेंस्ट वालों को बोलती है। लेकिन यहाँ पर हिमंता बिस्वा जो है उनके अगेंस्ट में भी हमें देखने को मिला है ना। तो कंक्लूजन में बेसिकली आर्टिकल जो एक्सप्रेस करता है अबाउट द इम्प्लीकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव चेंजेस ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके अपॉइंटमेंट प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस में भी काफ़ी चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिले हैं, है ना। तो और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये मेन है जहाँ पर हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट करवाने हैं, जो इंडिपेंडेंट बॉडी कंडक्ट करवाती है। तो उसमें अगर कुछ घपला हो जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, मतलब डेमोक्रेसी जो है उस पर खतरा हो सकता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में कुछ स्टेटमेंट बताए गए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट इज इन फेवर ऑफ विमेन रिजर्वेशन बिल, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर फेवर में है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ग्लास सीलिंग जो है वो ब्रेक करने में हेल्प करेगा, जो विमेन है उनको पॉलिटिकल लीडरशिप में हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाने में मदद करेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजेगा अबाउट इंडियाज कमिटमेंट टू जेंडर इक्वालिटी। ये रिप्रेजेंटेशन जो है महिलाओं का पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, उसको इम्प्रूव करेगा। ऑल ऑफ द अबव। तो जाहिर सी बात है काफ़ी आसान है, ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका जवाब रहेगा। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव जवाब है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल आया है विमेन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, मोर टॉक लेस एक्शन। यहाँ पर ज़्यादा बातें की जा रही है विमेन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के बारे में, लेकिन एक्शन जो है काफ़ी कम लिया जा रहा है, ऐसा ये एडिटोरियल लिखने वाले का बोलना है। तो रूट्स टू विमेन्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, दो मेन रूट हमें देखने को मिलते हैं वुमेन के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए। लेजिस्लेटिव रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन की जाती है ना, रिजर्व की जाती है सीट्स, एंड कोटाज फॉर वुमेन कैंडिडेट विद इन पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब यहाँ पर क्या है कि एक तो जो लेजिस्लेटिव है उसमें सीट्स रिजर्व करके रखना कि भाई यहाँ पर टोटल समझ लीजिए 500 सीट्स है, उसमें से 100 सीट्स जो है महिलाओं के लिए है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है जो कैंडिडेट के नॉमिनेशंस होते हैं उसमें कुछ कैंडिडेट को रिजर्व करना, कोटा देना कि भाई हमारा जो पार्टी है, हमारे पार्टी में टोटल 100 कैंडिडेट्स है, उसमें से हम 10 जो है वो महिलाओं को रखने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं नेबरिंग कंट्रीज का, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उन्होंने लेजिस्लेटिव रूट अपनाया है ये करने के लिए, ठीक है। तो सर्टन परसेंटेज ऑफ सीट जो है लेजिस्लेचर में उन्होंने रखी हुई है जिससे कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सके। ग्लोबल एग्जाम्पल विदाउट लेजिस्लेटिव कोटा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, स्वीडन हो गया, विदाउट लेजिस्लेटिव बैक्ड कोटा स्टिल 30% वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो है पार्लियामेंट में अचीव कर रहे हैं थ्रू पार्टी बेस्ड टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। की पार्टी जो है, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस यहाँ पर इतनी परसेंट महिलाओं को अगर उनकी ये दे दे, टिकट्स दे दे, तो उतनी महिलाएं अपने आप पॉलिटिकल पार्टी जो लेजिस्लेचर है उसमें चुन कर आएगी, तो उतनी चुन कर आएगी तो फिर अपने आप जो लेजिस्लेचर है वहाँ पर उनका परसेंटेज बढ़ेगा, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर जो इंडिया लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट है कि भाई रिप्रेजेंटेशन जो है मिलना चाहिए, 33% रिजर्वेशन बिल जो है अपर हाउस में, लोअर हाउस में, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2003, बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट जो उन्होंने पास किया लैंडमार्क अमेंडमेंट जो सीट्स रिजर्व करता है 33%, है ना। सिग्निफिकेंट स्टेप है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए। असेंबली इलेक्शंस अगर हम देखते हैं तो लेजिस्लेटिव माइलस्टोन के बावजूद जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है रिसेंट असेंबली इलेक्शन में, वो सजेस्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी जो है सिग्निफिकेंट एफर्ट नहीं ले रहे हैं महिलाएं कैंडिडेट्स को अपने इसमें इंक्लूड करने के लिए, ठीक है। देन अंडर रिप्रेजेंटेशन इन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, मध्य प्रदेश अगर आप देखोगे, तेलंगाना देखोगे, नो पॉलिटिकल पार्टी रीच इवन 15% मार्क जहां महिलाएं कैंडिडेट जो उनको टिकट दी जा रही है, ठीक है। तो फोकस ऑन वुमेन एज वोटर्स, एनालिसिस इंडिकेट करता है पॉलिटिकल पार्टी जो है मोर इंक्लाइंडेड टू व्यू वुमेन एज वोटर्स रादर देन कि उनको लेजिस्लेटर में इंक्लूड करना। क्योंकि देखिए आप, अब केजरीवाल है,
ठीक है, केजरीवाल वो फोकस किस पर करते हैं, जो दिल्ली की महिलाएं हैं उन पर ही फोकस करते हैं। तो समझ लीजिए जो जो वोट देने वाले हैं वो ही अगर इलेक्शन में खड़े हो जाए तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। देन मिस्ड अपॉर्चुनिटी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आप देखोगे वाइल कांग्रेस रिजर्व 40% सीट्स फॉर वुमेन 2022 उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन, अदर मेजर पार्टीज जो है उन्होंने फॉलो नहीं किया, है ना। इनेक्टेड लॉ इम्पैक्ट, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो बेसिक लिमिटेशन है, अगर कैंडिडेट्स ही खड़े नहीं होंगे, महिलाएं कैंडिडेट्स ही खड़ी नहीं होगी, तो फिर वहाँ पर उनको रिजर्व सीट्स देके मतलब क्या बनेगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर बेसिकली इस आर्टिकल के थ्रू देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये मैंडेट है टू मेक डिस्पोजल ऑफ अप्लीकेशन और अपील्स फाइनली विद इन 6 मंथ्स ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेम। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर फाइल होने के डिस्पोज होना चाहिए। इंडिया ओनली डेवलपिंग कंट्री है जिसने ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किया है। एंड चेयरपर्सन जो है अपॉइंट किए जाते हैं बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बाकी इंडिया ओनली, अब ये ओनली देख के बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है उनको ये लगेगा कि ये गलत स्टेटमेंट है। जी नहीं, ये सही स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। एंड एनजीटी ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पर ये बेसिकली गलत है। ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर ग्रीन नहीं रेड होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए बेसिकली यही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो रैट होल यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। तो रैट होल बेसिकली क्या होता है, अब ये देखिए ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया ही है ना। तो रैट होल इस तरीके का होता है कि एक डिग किया जाता है, छोटा होल जो है वो डिग किया जाता है एंड इसके थ्रू, मशीन्स के थ्रू बोलिए, इंसानों को अंदर भेजा जाता है। ठीक है, ये पहले जो कोल माइनिंग है उसके लिए यूज़ होता था कि भाई जाओ जाके देख कर आओ अगर कोल माइनिंग में वहाँ पर है और कोयला जो है वो लेकर आओ, है ना। इस तरीके से अंदर जो है वो भेजा करते हैं। और फिर उसके बाद प्रॉब्लम ये थी, इसको बैन कर दिया गया। बैन क्यों किया गया, क्योंकि सडनली इसमें कोलैप्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कोलैप्स हो गए, गए अंदर मर गए, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसको बैन कर दिया गया था। तो यही चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो रैट होल माइनिंग जो है हजार्डस है। एंड उसी के साथ साथ रैट होल माइनिंग जो है 2 टाइप के होते हैं। साइड कटिंग होती है हिल स्लोप पे जो किया जाता है, एंड बॉक्स कटिंग होती है। ठीक है, तो ये साइड कटिंग ये हिल स्लोप पे जो किया जाता है, सीधा फिर अंदर भेजा जाता है। एंड बॉक्स कटिंग मतलब इस तरीके से एक बड़ा होल जो है वो गिराया जाता है। ठीक है, तो ये रैट होल इसको बोला जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर पूरी तरीके से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं पीडीएफ से। देन उसके बाद यहाँ पर फास्ट रेडियो बर्स्ट जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। फास्ट रेडियो बर्स्ट तो हो सकता है कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट है वो इसे पहली बार सुन रहे हो, लेकिन साइंस एंड टेक में अगर आप देखोगे तो नई नई टेक्नोलॉजीज़, नई नई चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आया था कि भाई ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, या फिर एट प्रेजेंट कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। तो इस पर आपको मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तो कॉस्मोलॉजी एंड फंडामेंटल फिजिक्स, स्टडी ऑफ इंटरस्टेलर मीडियम, नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन, सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर चारों इसमें यूज़ होते हैं। मोस्टली जो साइंस एंड टेक के नए न्यू ये चीज़ें होती है वो सभी ऑल ऑफ द अबव उसका जवाब होता है। तो डी इसका जवाब है। तो बेसिकली क्या है कि डेड स्टार्स क्रैश, जो स्टार्स है वो क्रैश होते हैं, है ना। तो उससे हमें देखने को मिलता है फास्ट रेडियो बर्स्ट। फास्ट रेडियो बर्स्ट ये मिस्टीरियस रेडियो फ्रिक्वेंसी इमिशन है। ठीक है, बहुत मिस्टीरियस है, अभी तक इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो ये मिस्टीरियस रेडियो फ्रिक्वेंसी है जो काफ़ी हाई, मतलब समझ लीजिए डिस्टेंट गैलेक्सीज से आती है और काफ़ी पावरफुल होती है, लेकिन काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होती है। मतलब समझ लीजिए कि इसको ट्रैक करना है तो काफ़ी 500 मतलब मिली सेकेंड जो है उसमें रहती है। ठीक है, एकदम कम टाइम पीरियड के लिए रहती है। ओरिजिन अगर आप देखोगे तो ये वेल अंडरस्टूड नहीं है अभी तक, लेकिन ये बोला जाता है कि जब पॉइंट टू न्यूट्रॉन स्टार कॉल्ड मैग्नेटार्स ये अपनी फील्ड जो है वो जब छोड़ते हैं तो उस समय पर हमें ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है, फास्ट रेडियो बर्स्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार स्पेशली जो मैग्नेटार्स है, इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड उनकी होती है ना। तो ये बेसिकली होता है। तो ये भी आपको आ सकता है कि भाई ये कौन है जिनकी खास बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटार्स है डिस्पाइट स्लो रोटेशन ये काफ़ी हाई जो फास्ट रेडियो बर्स्ट है प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनकी मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग होती है इसलिए। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है।
तो ये अलग अलग चीज़ों में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर पर्सपेक्टिव अगर आप देखोगे तो ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से हम इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, जिससे हम यूनिवर्स को जान सकते हैं और डिटेल में यूनिवर्स को जान सकते हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।